आज हम देखेंगे समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 के लिए भाग 1। तो ये कक्षा 8 की पुस्तक है जो नवंबर 2025 में आया है। न्यू एनसीईआरटी है और इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, जिसमें आज हम पहला चैप्टर देखेंगे जो भूगोल का एक ही चैप्टर है और वो चैप्टर का नाम है विश्व एवं भारत एवं विश्व भूभाग एवं उनके निवासी के अंतर्गत सिर्फ एक चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग। तो ये जो नई पुस्तक है एनसीईआरटी की, उसमें भूगोल से संबंधित सिर्फ एक ही चैप्टर है और इतिहास से संबंधित 3 चैप्टर है। और फिर आपका पॉलिटी, जिसको हम कह सकते हैं नागरिक शास्त्र या लोकतंत्र या शासन प्रणाली, उसके अंतर्गत 2 चैप्टर है। और इकोनॉमिक्स, जिसको आर्थिक विज्ञान भी कह सकते हैं, आर्थिक जीवन भी कह सकते हैं, उसके अंतर्गत 1 चैप्टर है। मतलब इस पुस्तक में 7 चैप्टर है, जिसमें हम आज पहला चैप्टर देखेंगे प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग। तो प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग में बोला जा रहा है, समस्त चिंतनशील सामाजिक विज्ञानी इस बात पर स्पष्ट हैं कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। मतलब कि समस्त चिंतनशील सामाजिक विज्ञानी, जितने भी समाज विज्ञान के चिंतनशील व्यक्ति हैं, वो इस बात पर पूरी तरह से सहमत हैं कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। तो क्या करने की आवश्यकता है? हमें समपोषणीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना होगा। हमें क्या करने की आवश्यकता है? समपोषणीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्य करे, और एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना है जो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्य करे। अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे तो उस अर्थव्यवस्था को ही समपोषणीय अर्थव्यवस्था कहेंगे। प्रयुक्त संसाधनों का पुनरुपयोग करें, मतलब जो संसाधन का हमने उपयोग कर लिया उसको फिर से पुनः उपयोग करने लायक हम उसको बना सकें। अपशिष्ट को न्यूनतम करें, मतलब हम लोग वेस्ट मटेरियल को कम से कम करें। मतलब वेस्ट मटेरियल से भी जो एनर्जी बचा है, जो जितना उपयोग हो सकता है उतना हम कर सकें। तथा समाप्त हो चुके संसाधनों की पुनः पूर्ति करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो संसाधन हमारा समाप्त हो गया है उसको भी पुनः पूर्ति करने के लिए हम प्रयास करें। हमें प्रकृति के सहज ज्ञान की ओर लौटना होगा। कहाँ लौटना होगा? प्रकृति के सहज विज्ञान की ओर लौटना होगा, जो सभी संसाधनों का अंततः पुनर्निर्माण करता एवं पुनर्चक्रण करता है। मतलब प्रकृति क्या है? अपने आप में फिर से पुनः निर्माण करता है और अपना चक्रण भी पुनः करता है। ये किनका कहना? क्रिस्टियाना फिगुएरस और टॉम रिवेट कॉर्नेक द फ्यूचर वी चूज में ये बातें बोले हैं। तो ये जो है एनसीईआरटी में अगर कुछ लिखा जाता है तो वो किसी भी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। अगर ये इस स्टेटमेंट को कैसे देगा? समस्त चिंतनशील सामाजिक विज्ञानी डॉट डॉट डॉट, फिर देखेगा समपोषणीय अर्थव्यवस्था, फिर डॉट डॉट, फिर प्रकृति के साथ सामंजस्य, फिर डॉट डॉट, प्रयुक्त संसाधनों का पुनर्उपयोग करें, फिर डॉट डॉट, फिर सभी संसाधनों का अंततः पुनर्निर्माण करता है एवं पुनः चक्रण करता है। यह बात कहाँ से लिया गया? एक क्वेश्चन ये हो सकता है, यह बात किसने बोला है? तो एक का आंसर हो जाएगा कि कहाँ से लिया गया? द फ्यूचर वी चूज। किसने बोला है? तो क्रिस्टियाना फिगुएरस और टॉम रिवेट कॉर्नेक ने। तो जब आप आज जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं वो आज के लिए ही सिर्फ ना पढ़ें, वे आने वाले कंपटीशन के लिए अभी से तैयारी करके सोचें कि क्या पूछा जा सकता है। तो ये है द फ्यूचर वी चूज में हमें समपोषणीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का सलाह दिया गया है।
देखिए ये एक पिक्चर है दूध सागर जलप्रपात और रेलवे पुल कहाँ का, गोवा का। तो दूध जलप्रपात यहाँ से गिर रहा है, दूध सागर जलप्रपात, और ये रेल जा रही है, और ये रेल जा रही है। हम प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? इम्पॉर्टेंट है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। यूज पे करते हैं, मतलब क्या उपयोग कर रहे हैं उस पे करते हैं, उसके स्रोत पे करते हैं, उससे प्राप्त एनर्जी पे करते हैं। बहुत सारे कारण हैं प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण करने का तरीका। जीवन के विभिन्न पक्षों और प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के मध्य क्या संबंध है, ये पढ़ेंगे। फिर प्राकृतिक संसाधनों के असंधारणीय उपयोग, अतिशोषण से क्या आशय है, ये भी समझेंगे इसमें। तो चलिए ये देखिए पिक्चर दिया गया, प्रवाहित जल की शक्ति को विद्युत में रूपांतरित करता हिमाचल प्रदेश में एक लघु जल विद्युत संयंत्र। ये क्या है? एक लघु जल विद्युत संयंत्र जो छोटा सा है, मतलब कि एक हाइडल इलेक्ट्रिक सिस्टम है जिसमें कम पानी को क्या किया गया है, हाइडल सिस्टम में कन्वर्ट किया गया। यहाँ से ये पानी आ रहा है और यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, उसको छोटा सा एक लघु जल विद्युत संयंत्र बनाया गया। एक अपतटीय तेल संयंत्र समुद्र तल के नीचे से खनिज तेल निकालते हुए दिखाया गया। अपतटीय तेल संयंत्र है जो मतलब समुद्र के किनारे थोड़ा सा दूर समुद्र के अंदर से तेल को निकालते हुए एक सेटअप बनाया गया। प्रकृति कब एक संसाधन बन जाती है? प्रकृति शब्द का एक अर्थ उन सजीव और निर्जीव रूपों को समग्रता से है जो हमारे पर्यावरण का भाग है। तो प्रकृति जो शब्द है उसका अर्थ है सजीव और निर्जीव रूपों की समग्रता जो हमारे पर्यावरण का भाग है, परंतु मानव द्वारा निर्मित नहीं है, और वह मानव द्वारा निर्मित नहीं है। जब मानव इनका उपयोग अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, जब इसी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग अपने मानव जीवन यापन के लिए करते हैं या उपभोग के लिए इससे नई वस्तुएं बनाते हैं, तब प्रकृति के ये तब संसाधन बन जाते हैं। मतलब प्रकृति में ऐसे सब कुछ है, मान ले कि पेड़ है, जब उसका हम लकड़ी को हम अपने उपयोग के लिए उपभोग के लिए उपयोग करेंगे या उससे नई वस्तुएं बनाएंगे, मान ले कि उसको जलावन के रूप में उपयोग करें या उससे कोई फर्नीचर बना ले, तब वह लकड़ी क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। उदाहरण के लिए वृक्ष पर्यावरण का एक अंश है, वे मानव से पृथक स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है। जब हम उन्हें काटते हैं और उनकी लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं, तब एक संसाधन वृक्ष क्या हो जाता है, एक संसाधन के रूप में देखते हैं। प्रायः ये वस्तुएं आसानी से उपलब्ध नहीं होती। उदाहरण के लिए समुद्र की गहराई में खनिज तेल हो सकता है जहां पहुंचने की तकनीक हमारे पास नहीं है, या निष्कर्षण की लागत बहुत अधिक हो सकती है, अथवा यह सांस्कृतिक रूप से अस्वीकार हो सकती है। तो मतलब कि तकनीक हमारे पास है कि नहीं उसको निष्कर्षण करने के लिए, या उसका लागत निष्कर्षण की लागत बहुत अधिक हो सकती है, या सांस्कृतिक रूप से अस्वीकार हो सकती है। ये सब हो सकती है, उसके अनुसार हम प्राकृतिक को संसाधन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान ले कि हम प्रकृति में उपलब्ध है, समुद्र के बहुत ज़्यादा गहराई में तेल उपलब्ध है, लेकिन हम उसको निकाल ही नहीं सकते हैं। उसको निकालने में मान ले कि हमको 200 रुपये पर लीटर खर्च आ गया और मार्केट में 100 रुपये लीटर अवेलेबल है, तो हम क्यों निकालेंगे? उसको निकालने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे पवित्र उपवनों में वृक्षों को काटना, इसलिए ये सांस्कृतिक रूप से क्या है, अस्वीकार है। इसलिए किसी तत्व को संसाधन कहलाने के लिए उसे तकनीकी रूप से सुलभ होना चाहिए।
उसका दोहन आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना चाहिए और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार होना चाहिए। मतलब तकनीकी रूप से वो सुलभ हो, मतलब उसमें इतना ज़्यादा तकनीक ना लगे कि हमारे पास तकनीक ना हो, और अगर तकनीक हो तो वो उसे मतलब कि क्या करे, मतलब कि महंगा हो जाए, वो तकनीक काफ़ी महंगा हो जाए, तो उसका दोहन क्या हो जाएगा, आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं रहेगा। सांस्कृतिक रूप से भी अगर स्वीकार्य नहीं है तो भी मुश्किल है। दोहन शब्द क्या है, एक नकारात्मक अर्थ। जिस संदर्भ में हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, इसका अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण, उपयोग और उपभोग। दोहन का मतलब है कि हम कैसे निष्कर्ष करते हैं, निष्कर्षण मतलब कैसे निकालते हैं, कैसे उसका उपयोग करते हैं और कैसे उसका उपभोग करते हैं। प्रकृति पे अनेक प्राकृतिक संसाधन हैं जिनमें से कई लाखों वर्षों में निर्मित हुए और जिन्हें मानव ने ग्रहण किया है और उनको उपयोग करना सीखा है। इनमें प्रत्यक्ष रूप से जल, वायु और मृदा सम्मिलित है। जल, वायु और मृदा को बनने में लाखों वर्ष लगे। साथ ही कुछ अप्रत्यक्ष जैसे कोयला, खनिज तेल, बहुमूल्य पत्थर, धातु अयस्क, लकड़ी, ये सब को भी बनने में सालों लगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक जो है कब संसाधन बन जाती है, जब वह तकनीकी रूप से सुलभ हो और आर्थिक रूप से दोहन उसका व्यवहार्य हो और सांस्कृतिक रूप से वह स्वीकार्य। कुछ संसाधन को बनने में कई लाखों वर्ष लगते हैं, जैसे जल, वायु, मृदा। कुछ अप्रत्यक्ष संसाधन भी इसमें सम्मिलित हैं, जैसे कोयला, खनिज। जब तक हम इनको निकालेंगे नहीं, इसलिए ये क्या है, अप्रत्यक्ष। ये जमीन के अंदर पड़े हुए हैं। जब इनका हम निष्कर्षण करेंगे, तकनीकी रूप से इन्हें व्यवहार्य बनाएंगे, तब जाके ये हमारे लिए सुलभ हो पाएंगे। सामान्य जुताई से भूमिगत पारिस्थितिकी तंत्र में, भूमिगत पारिस्थितिकी तंत्र यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह वर्ड जो है यह आपके लिए सामान्य लग सकता है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड इसलिए है कि भूमिगत मतलब भूमि के अंदर भी बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, बहुत सारे जीव जीवाणु होते हैं जो अपने साथ में रहते हैं, अपना उपभोग करते हैं। मिट्टी का कोई उपभोग करता है, कोई उनके द्वारा उपभोग किया गया चीज़ों को उपभोग करता है, में न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न होता है। तो अगर सामान्य जुताई करते हैं तो उससे जो भूमि के अंदर जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें क्या होता है, न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न होता है और मृदा की नमी बनी रहती। लेकिन यही हम इसका जब हम बहुत गहरी जुताई करते हैं तो क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी खत्म होते रहती है और नमी भी बरकरार नहीं रह पाता। मधुमक्खी के छत्ते से शहद, ये प्राकृतिक संसाधन ऐसा है जिसको हम उपभोग कर सकते हैं और इससे ज़्यादा नुकसान प्रकृति को नहीं। विश्व की अनेक स्थानीय परंपराओं में प्रकृति को पवित्र माना जाता है। आपने इस बारे में पढ़ा है। ऐसी परंपराओं में प्रकृति को पालनकर्ता और पोषणकर्ता के रूप में देखा जाता है। क्या आप ऐसी प्रथाओं के बारे में जानते हैं जो इसे प्रतिबिंबित करता है? जैसे ये ऐसी प्रथाएं में क्या आ जाती है, तुलसी पूजा, तुलसी के पौधों की पूजा, बरगद के वृक्ष की पूजा, बट सावित्री और पीपल। लोग आज भी पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। इसमें लोग जल देना ज़्यादा अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे पेड़ों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। आप देखेंगे सम्मी एक पेड़ है, उसकी भी पूजा करते हैं।
आप पूछ सकते हैं अपने मम्मी पापा से कि सम्मी का पेड़ कैसा होता है, उसमें हल्का हल्का कांटा होता है और उसमें फूल लगना बहुत ही शुभ माना जाता है। पीपल के वृक्ष में लोग धागा भी बांधते हैं। बरगद के भी वृक्ष का पूजा होता है जो वट सावित्री पूजा के नाम से जाना जाता है। बरगद और पीपल अलग अलग वृक्ष, दोनों विशाल वृक्ष है। बरगद में बहुत सारे जड़ें ऊपर से निकल के बाहर तक आती है, लेकिन पीपल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस तरह से आप ऐसी प्रथाएं देख सकते हैं। कल्याण हेतु तुलसी पूजा यहाँ एक उदाहरण दिया भी है। उसी तरह का हमने उदाहरण 4 को आपको दे दी। थोड़ा ठहरिए, स्वयं और अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए। इनमें से प्रत्येक का उद्गम स्रोत क्या है? किसी न किसी मोड़ पर ये सभी प्रकृति की ओर ले जाती, यहाँ तक कि आपके वस्त्र पर लगा प्लास्टिक का बटन। अगर आप कपड़ा भी पहन रहे हैं तो कॉटन पहन रहे हैं, कॉटन कपड़ा अगर पहन रहे हैं तो वो भी पेड़ से आता है। तो हम देख सकते हैं कि अपने आसपास के लगभग वस्तुएं, चाहे आप फर्नीचर हो, चाहे वो आपका गेट हो, चाहे वो मकान हो, जो भी चीज़ें बनी हैं वो प्राकृतिक से आई है। संक्षेप में हम प्राकृतिक संसाधन शब्द का प्रयोग उन सामग्रियों और पदार्थों के लिए करते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं और मानव के लिए मूल्यवान होते हैं। तो ये प्रकृति क्या है और प्रकृति कब संसाधन बन जाता है उसको हमने समझा। अब देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणियां क्या। विज्ञान में हम वर्गीकरण और नामांकन की उपयोगिता सीखते हैं। जब हम विचारों या वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं तब हम कुछ समान विशेषताओं या मानदंडों का उपयोग करते हैं। हम श्रेणियों का इस प्रकार नामांकन करते हैं कि हम उन्हें केवल एक शब्द या एक छोटे वाक्यांश से संदर्भित करें। जब ये नाम और अर्थ जन समूहों में साझा किए जाते हैं तब इससे सहायता मिलती है। हम विचारों या वस्तुओं के एक समूह पर बिना प्रत्येक बार वर्णन किए चर्चा कर सकते हैं। मतलब इसमें वर्गीकरण के महत्व को बताया जा रहा है कि जब हम वर्गीकरण करते हैं तो बार बार उसे बताने की जरूरत नहीं होती है। जैसे सजीव और निर्जीव। सजीव जैसे बोलते हैं तो इसका मतलब हमारे मन में, मस्तिष्क में ये आता है कि कोई ऐसा चीज जो चल फिर सकता हो, सांस ले सकता हो। अगर वृक्ष भी एक सजीव है, चल फिर नहीं सकता हो तो अपने जैसा प्रजनन कर सकता हो, अपने जैसे चीज़ों को पैदा कर सकता हो। तो हम सजीव का एक विस्तृत वर्णन हमारे आंखों के सामने घूम जाता है। तो सजीव अगर शब्द ये हम साझा करते हैं अपने लोगों से तो उन्हें बार बार ये समझाना नहीं पड़ता है कि सजीव का मतलब क्या है, निर्जीव का मतलब क्या है। इससे हम अधिक प्रभावशाली रूप से संवाद कर सकते हैं। तो वर्गीकरण बहुत जरूरी है। पूर्ववर्ती कक्षाओं में अपने सजीव और निर्जीव वस्तुओं के विषय में पढ़ा था। जैसे हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं आपको इनका अर्थ समझ में आ जाता है। सजीव और निर्जीव कहते ही इसका अर्थ हमें समझ में आ जाता है। यह श्रेणियों का एक सरल उदाहरण है। जैसे मान लिया कि आपको हम बोलते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ है। तो ये जो है मतलब जो भी जानवर हैं जो पालतू नहीं है, डोमेस्टिक हो गया। तो सबसे पहले हम पालतू जानवर भी पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं कि कौन से जानवर हैं जो खूंखार जानवर हैं। तो इस तरह के जानवर के श्रेणी से भी हमें समझ में आता है कि खूंखार जानवर कौन कौन है और पालतू जानवर कौन कौन है। जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बहुत सारे चूहों की प्रजातियां हो गया, ये सब क्या हैं? पालतू हैं। लेकिन वहीं पे शेर हो गया, बाघ हो गया, आप अपने आसपास देखना नहीं चाहेंगे, तो वो खूंखार जानवर हो गए। उनको क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल कहते हैं। हम प्राकृतिक संसाधनों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। तो वर्गीकरण करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें समझ में तुरंत आ जाता है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो उसी तरह हम प्राकृतिक संसाधनों के साथ भी वर्गीकरण करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने के लिए हम कौन से विभिन्न मानदंडों का उपयोग कर सकते हैं? प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने का एक उपाय यह है कि हम उन संसाधनों को देखें जिनका उपयोग जीवन के लिए अनिवार्य सामग्री के स्रोत तथा ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। तो जीवन के लिए आवश्यक संसाधन, पृथ्वी पर जीवन
उस वायु के बिना संभव नहीं है जिसमें हम श्वास लेते हैं, उस जल के बिना जिसे हम पीते हैं, उस भोजन के बिना जिसे हम खाते हैं। हम ये सब वायुमंडल, नदियों और सरोवरों से जल और मृदा के कृषि कार्य से भोजन प्राप्त करते हैं या अन्य सजीव वस्तुओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। हम उस वायु को नहीं बना सकते जिसमें हम सांस लेते हैं, उस जल को जिसे हम पीते हैं, उस मृदा को जो हमें भोजन देती है। तो जीवन के लिए आवश्यक संसाधन के रूप में हम कह सकते हैं कि जो आवश्यक संसाधन है जैसे जल, वायु और मृदा, तो ये सब चीज़ें ये जीवन के लिए क्या है? आवश्यक संसाधन है। तो इसके कैटेगराइजेशन में 3 गो आता है, वायु, जल और मृदा। अब अगला संसाधन देखेंगे कि सामग्री के लिए संसाधन। मनुष्य प्रकृति के उपहारों से भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है। हम इनका प्रयोग अपनी उपयोगिता हेतु या ऐसी सुंदर वस्तुओं के निर्माण में करते हैं जो हमारे और दूसरों के जीवन को क्या करते हैं? समृद्ध बनाते हैं। जैसे लकड़ी के एक टुकड़े को कुर्सी में परिवर्तित किया जा सकता है अथवा तराशकर शिल्पित कर प्रतिमा भी बनाई जा सकती है। जैसे पत्थर से तराश कर प्रतिमा को बनाना, जो भी आप देखते हैं बहुत सारे मंदिरों में मूर्तियों को देखते हैं तो वो एक साधारण पत्थर होता है, लेकिन जब उसे तराश कर बनाया जाता है तो उसमें चमक और उसका बनावट देख के हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भारत की भौगोलिक विविधता हमें लकड़ी से लेकर संगमरमर और कोयले से लेकर सोने तक विविध प्रकार के प्राकृतिक संसाधन प्रदान करती। तो क्या हम उसका उपयोग कर रहे हैं, उस पर हम भी उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। अब ऊर्जा के लिए संसाधन। ऊर्जा आधुनिक जीवन की आधारशिला, मतलब जो हमारा जीवन है उसका आधारशिला ऊर्जा है, और हम उसके कैलोरीफिक वैल्यू, कितना उसके अंदर ऊर्जा की मात्रा है, उस पे भी हम संसाधन को समझते हैं। जैसे आज के डेट में यूरेनियम एक प्राकृतिक संसाधन है। अगर वो प्राकृतिक में ऐसे मिलता तो काफ़ी खतरनाक होता, लेकिन आज वो हमारे लिए क्या बन गया है? एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत बन गया, जिससे काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा हमें मिलती है। इसी से एटम बम भी बनता है, हाइड्रोजन बम भी बनता है, ये सब में ये सब उपयोग होता है। तो ऊर्जा का जो आज का ऊर्जा जो हम समझते हैं उसको आज जो जीवन का आधारशिला बन गया। जैसे विद्युत हमारे भवनों, परिवहन और सभी प्रकार की उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। यह ऊर्जा विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे कोयला, जल, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस या सूर्य का प्रकाश या पवन। पवन से भी आज हम क्या करने लगे? आज जो हवा बह रही है उसमें भी ऊर्जा का हम देख रहे हैं स्रोत के रूप में। तो हर बहती हवा से ऊर्जा नहीं निकलती, लेकिन अगर वो तेज बह रही है जैसे समुद्र के किनारे, या शायद जहाँ पे मतलब क्या है, जहाँ पे जैसे राजस्थान जैसे क्षेत्रों में मरुस्थल में जब हवा चलती है तो उस हवा को, उस पवन को हम ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं बड़े बड़े ब्लेड टरबाइन के लगा के और उसको घुमा के। जैसे नदी का जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तब तक है जब तक हिमनदों और वनों का अस्तित्व है। यह नवीकरणीय संसाधन है, मतलब यह फिर से पुनः नवीन हो जाता है, लेकिन तभी तक जब तक हिमनदों और वनों का अस्तित्व है। अगर वन और हिमनद मतलब पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ है वो और वन नहीं रहेंगे तो जो साइकिल वर्षा जल का जो चक्र है वह क्या हो जाएगा? बाधित हो जाएगा, और यह नदी का जल भी नवीकरणीय संसाधन नहीं रह के नदी का जल सूखने लगेगा। तो तभी तक है जब तक वनों का अस्तित्व है और हिमनदों का अस्तित्व है, ग्लेशियर का अस्तित्व। यदि हम वनों को पुनर्जीवित होने दें तो सीमित मात्रा में लंबे समय तक उनसे लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपनी ज़रूरतों को ना देखें, हम उनसे सीमित मात्रा में
जितना वो पुनर्जीवित हो सकते हैं उतना ही मात्रा में हम लकड़ी को काटें प्रत्येक साल, तो वह हमें लंबे समय तक सालों साल लकड़ी प्राप्त दे सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं, हम उनका दोहन कर लेते हैं। मतलब जितना हमको ज़रूरत होता है उससे भी ज़्यादा हम उसको क्या करते हैं, काट लेते हैं। तो अब एक प्राकृतिक संसाधन को बांटने का एक कारण बना नवीकरणीय और अनवीकरणीय। कौन नवीन बन सकता है, कौन फिर से वह अपने आप को पुनर्निर्मित कर सकता है, और कौन है जो पुनर्निर्मित अपने आप को नहीं कर सकता। उस पे जब हम संसाधन को बांटते हैं तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने का दूसरा उपाय इस आधार पर हो सकता है कि वे नवीकरणीय हैं या नहीं। पहला जो उपाय था वह था कि हमारी क्या उपयोगिता है, उस पर क्या अनिवार्य है, तो जीवन के लिए आवश्यक संसाधन के रूप में उसको बांट सकते हैं, सामग्री के लिए संसाधन के रूप में बांट सकते हैं, और ऊर्जा के लिए संसाधन के रूप में प्रकृति के संसाधनों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला वर्गीकरण जो है उसमें दिखाया गया है जीवन के लिए आवश्यक, सामग्री के लिए संसाधन और ऊर्जा के लिए। तो जीवन, सामग्री और ऊर्जा, ये 3 को पार्ट पे हम बांट के, अब हम जो बांट रहे हैं वो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के रूप में हम बांट रहे हैं। प्रकृति का एक सामान्य सिद्धांत यह है कि यह पुनर्स्थापना और पुनर्जनन की प्रक्रिया में काम करती है। पुनर्स्थापन किसी छीन या क्षतिग्रस्त वस्तु को उसकी मूल स्वस्थ अवस्था में पुनः लाने की प्रक्रिया है। जैसे आपके हाथ टूट गया तो हाथ जुड़ गया, यह पुनर्स्थापन हो गया। लेकिन पुनर्जनन में आपका हो गया कि आपकी मृत्यु हो गई और आपके जैसे फिर से एक नए बच्चे पैदा हो, तो वो पुनर्जनन में आ गया। प्रकृति समय के साथ स्वयं को स्वस्थ, नवीनीकृत और संरक्षित करती है। जैसे आपकी त्वचा पर लगा घाव समानता ठीक हो जाता है, या दावानल मतलब अग्नि लग जाना, जंगल में आग लगना को दावानल कहते हैं, के बाद वन पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। पुनर्जनन पुनर्स्थापन से अधिक व्यापक है। पुनर्जनन जो है पुनर्स्थापन से अधिक व्यापक है। ऑब्वियस है, इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ स्वस्थ ठीक हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, पूरे के पूरे चेंज ही हो रहा है, नया आ रहा है। यह प्रकृति की नवजीवन और फलने फूलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्मित करने की क्षमता को प्रकट करता है। हम उन क्षेत्रों में वृक्ष लगाते हैं जहां आवास के लिए वनों को निर्मूलित करने जैसे मानवीय हस्तक्षेपों के कारण वृक्ष नष्ट हो गए हों। हम उन क्षेत्रों में वृक्ष लगाते हैं जहां आवास के लिए वनों को निर्मूलित करने जैसे मानवीय हस्तक्षेपों के कारण वृक्ष नष्ट हो गए। तो हम उन क्षेत्रों में, जैसे मान ले कि हम घर बना लिए, पहले एक जंगल था, हम उसको काट के हम वहाँ घर बना लिए, तो अपने चारों तरफ भी कुछ वृक्ष को लगा दिए, तो ये हो गया वनों को निर्मूलित करना। वहाँ मूल रूप से उगने वाले वृक्षों को लगाने से पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना होता है। लेकिन अगर वहाँ जो मूल रूप से वृक्ष थे, अगर उन्हीं को आप लगाते हैं, बाहर से कोई वृक्ष लाके नहीं लगाते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्स्थापना होता है और वहाँ की पारिस्थितिकी सही रहती है। लेकिन अगर हम बाहर से कुछ लेके आते हैं तो उसका दुरुपयोग, उसको लंबे समय के बाद उसका हानि को हम समझ नहीं पाते। वृक्ष पक्षियों, गिलहरियों, अन्य जीवों को भोजन और आश्रय प्रदान करता है। क्या करता है? भोजन और आश्रय प्रदान करता है, जिससे जीवन पुनः लौट आता है। प्रकृति चक्रों में कार्य करती है जहाँ कुछ भी अपशिष्ट नहीं होता। क्या करती है? प्राकृतिक चक्र अपने आप में कार्य करती है और अपशिष्ट बनने नहीं देती है। एक वन का उदाहरण लीजिए। मान लीजिए वन में एक वृक्ष गिर जाता है तो वह जीवाणुओं, फफूंद और कीड़ों का भोजन बनकर सड़ जाता है। वह वृक्ष मृदा का भाग बन जाता है और उसे उपजाऊ बनाता है। बीजों से नए वृक्ष और पौधे उगते हैं। अंततः कुछ वृक्ष गिर जाते हैं और चक्र पुनः आरंभ हो जाता है। जैसे कोई वृक्ष पहले गिरा, फिर वो मान ले कि कोई बीज से पहले वृक्ष हुआ, फिर वृक्ष गिरा, फिर मृदा बन गया, फिर उस मृदा में कोई बीज आया, फिर से वृक्ष बन गया।
तो ये क्या हो गया, प्रकृति चक्र हो गया वृक्ष का। ये प्रकृति की पुनर्स्थापन और पुनर्जनन के सिद्धांत के प्रत्यक्ष उदाहरण। तो इससे क्या है, पुनर्स्थापन और पुनर्जनन के सिद्धांत के ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक बीज से वृक्ष बनना पुनर्जनन है और एक वृक्ष का सड़ना पुनर्स्थापन। नवीकरणीय संसाधन, देखिए एक चित्र दिया गया है। कृतज्ञता स्वरूप सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करना। जल का हम क्या करते हैं, अर्घ्य अर्पित करते हैं। अर्घ्य किसको कहते हैं? सामान्यतः सम्मान या कृतज्ञता के रूप में जल अर्पित करना क्या कहलाता है, अर्घ्य कहलाता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जो बिहार में छठ पूजा मनाया जाता है वहाँ। इसमें उस पूजा में भी हम प्राकृतिक सूर्य देवता को हम जल का अर्घ देते हैं। वहाँ पे तो दूध का भी अर्घ देते हैं लोग। नवीकरणीय संसाधन समय के साथ इन विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। भारत के अधिकांश भाग में प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं में वर्षा और पिघलते हिमनदों से नदियां नियमित रूप से पोषित होती। तो ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। ये फिर से पुनः निर्मित हो रही है, फिर से नवीन हो रही है। वन स्वयं को नवीनीकृत करते हैं। मृदा प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से स्वयं को पुनः निर्माण करती है। लेकिन कुछ चीजें लाखों वर्षों में नवीकरणीय होती है, कुछ चीजें कम समय में होती है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्रवाहित जल से उत्पन्न ऊर्जा, वनों से प्राप्त लकड़ी नवीकरणीय संसाधन है यदि हम उनका प्रबंधन सातत्य विधियों से कर सकें। मतलब ऐसा ना हो कि हम इतना लकड़ी वनों से ले लें कि वह नवीकरणीय संसाधन न रह जाए। इतना जल से हम उत्पन्न ऊर्जा ले लें कि जल को हम दूषित कर दें। तो इस प्रकार से नवीकरणीय संसाधन का ये सब एग्जाम्पल है। लेकिन यह बने रहने के लिए भी एक कुछ लिमिट है। यद्यपि उनके नवीकरणीय बने रहने के लिए एक अनुबंध यह है कि पुनर्स्थापन और पुनर्जनन की प्राकृतिक लय बाधित न हो। तो यह एक सीमा है कि उनको कब तक हम नवीकरणीय बने रहने दे सकते हैं। यदि हम वनों में वृक्षों के बढ़ने के गति के साथ साथ लकड़ी काटते हैं तो अंततः वन नष्ट हो जाएंगे। वैज्ञानिकों ने दिखाया कि अविवेकपूर्ण मानवीय कृत्यों के कारण प्रकृति के अनेक चक्र असंतुलित हो गए हैं। जीवाश्म ईंधन आधारित औद्योगिकरण और कृषि तथा अन्य उद्देश्यों के लिए वनों की कटाई जैसे कारकों के संयोजन ने तापमान वृद्धि को जन्म दिया है, जिसको क्या कह रहे हैं आज के डेट में हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, जिसका हम अनुभव कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप हिमालय में कुछ क्षेत्रों में हिमनद इतने शीघ्र पिघल रहे हैं कि वर्षा उनकी पूर्ति नहीं कर सकती। कौन सी वर्षा, मतलब हिम वर्षा उसकी पूर्ति नहीं कर सकती उन हिमनद को। इसका पर्वतीय हिम स्रोत वाटर टावर पर निर्भर समतल भूभागों में रहने वाले जनसंख्या की जल सुरक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इससे क्या है, जो समतल भाग में जो नदियों पे जो लोग निर्भर कर रहे हैं उनकी भी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है। परंपरागत रूप से समुदायों में मछलियों की संख्या बनाए रखने के लिए प्रजनन काल की अवधि में मछली पकड़ने को नियंत्रित करने या उससे परहेज करने की एक व्यवस्था थी। समुदाय में जो परंपरागत समुदाय थे उनमें हालांकि मछली पकड़ने के व्यवसायीकरण, लेकिन उस व्यवसायीकरण ने अत्यधिक दोहन मछली पकड़ने की प्रवृत्ति को जन्म दिया। उदाहरण के लिए टूना नामक एक मछली की संख्या में तीव्र और व्यापक ह्रास के कारण इस मछली को पकड़ने पर नियंत्रण से संबंधित कई समझौते किए गए। फिर भी इस महत्वपूर्ण मछली जो छोटी मछलियों, झींगों आदि का सेवन करके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखती है, की संख्या लगातार घट रही।
तो एक टूना मछली के बारे में भी बताया गया है कि किस प्रकार से समुदाय आधारित उद्योग में मछलियों को उतना परेशानी नहीं था जितना आज व्यवसायीकरण होने से यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो रहा है, असंतुलित हो रहा है। क्या आप ऐसे अन्य पारंपरिक प्रथाओं के बारे में के विषय में जानते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में सहायता करती है? तो ऐसे बहुत सारे पारंपरिक प्रथा हैं जो क्या करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में सहायता करते हैं। ऐसे पारंपरिक प्रथा बहुत सारे हैं, जैसे पवित्र वन क्षेत्र। जैसे में आप देख सकते हैं पवित्र वन क्षेत्र, ये आज भी बहुत सारे गांवों में है। फसल चक्रण करना, ये भी पारंपरिक प्रथा है कि धान गेहूं के बाद बीच में लेगुमिनस प्लांट जैसे चना, सेम, मटर, ये सब का भी करना, जिससे नाइट्रोजन उसमें बना रह सके। पारंपरिक जल संचयन, जिसका एग्जाम्पल है चेक डैम बना के पानी को रखना। बहुत सारे आज के गांव में देखिएगा बीच में एक सामुदायिक तालाब होता है जिसमें लोग पानी को क्या करते हैं, लाके गिराते हैं ताकि पानी बाहर ना जा सके, जिसको वाटर हार्वेस्टिंग भी कह सकते हैं हम। फिर उसी तरह से नियंत्रित चराई करना, तो ये सब पारंपरिक प्रथा हैं जिससे पारिस्थितिकी तंत्र क्या रहता है, संतुलित रहता है। हमें अपने उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों की आवश्यकता होती है। हम जो उपभोग की वस्तु बनाते हैं उसके लिए उद्योगों की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया से अपशिष्ट भी उत्पन्न होते हैं जिन्हें प्रायः नदियों या अन्य जल निकायों में प्रवाहित कर दिया जाता है बिना उसे उपचारित किए हुए। ये अपशिष्ट प्रायः सड़ गलकर किसी जीव जंतु का भोजन नहीं बन पाते। इसकी अपेक्षा ये प्रकृति के पुनर्स्थापन और पुनर्जनन चक्र में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, जिससे नदियाँ विषाक्त हो जाती है और वे जीवन का पोषण नहीं कर पाती है। तो इससे क्या होता है, नदियाँ विषाक्त हो जाती है और हमें पीने का जल या पारिस्थितिकी तंत्र का क्या होता है, पूरा का पूरा नुकसान होता है। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट को प्रायः उचित उपचार के बिना ही प्रवाहित कर दिया जाता है। तो आज के डेट में इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। बहुत बड़े बड़े उद्योगों के जल को उपचारित करने के नियम बनाए गए हैं ताकि वे डायरेक्ट जल को, जो पीने वाले पानी है, नदी या जल निकाय में उसको प्रवाहित ना करें। अपने आसपास के उन मानवीय कार्यकलापों की पहचान करें जिनके परिणाम स्वरूप प्रकृति अपनी पुनर्स्थापना, पुनर्जनन की क्षमता खो रही है। तो बहुत सारे ऐसे मानवीय कार्यकलाप हैं जिससे पुनर्स्थापन और पुनर्जनन की क्षमता खो रही है, जैसे जंगलों का अंधाधुंध कटाई, जैसे नदियों के जल को पूरी तरह से उद्योगों के जल से प्रदूषित कर देना, और हमारे उद्योग से निकलने वाले धुएं हमारे लेने वाले सांस के वायु को भी पूरी की पूरी तरह हस्तक्षेप करके प्रदूषित कर देना। तो इस प्रकार से जो प्रकृति का जो अपना पुनर्स्थापना, पुनर्जनन की क्षमता है उसको क्या कर रहा है, मुश्किल कर रहा है, उसमें हस्तक्षेप करके उसको बाधित कर रहा है। इसे अनदेखा ना करें। पारिस्थितिकी तंत्र की प्रक्रियाएं और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रकृति के कार्य करने की कुछ स्वाभाविक प्रक्रियाएं। तो पारिस्थितिकी तंत्र की प्रक्रियाएं और पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं, उदाहरण के लिए वृक्ष प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। जब ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं मनुष्य के लिए लाभदायक होती है तब हम उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं कहते हैं।
प्रकृति बहुत सारा काम प्रक्रियाएं करते रहता है, लेकिन जो प्रक्रियाएं हमारे लिए क्या होती है, लाभदायक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं कहते हैं। हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। वन प्राकृतिक रूप से जल को शुद्ध करता है, मृदा अपरदन को रोकता है और पशुओं के लिए आवास प्रदान करता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य हैं। जब हम उस वन के कारण स्वच्छ जल, संरक्षित कृषि भूमि और परागित फसलों से लाभान्वित होते हैं, तब हम प्रकृति से पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं प्राप्त कर रहे होते हैं। ये इनका काम है, जल को शुद्ध करना, मृदा अपरदन को रोकना, पशुओं के लिए आवास देना। लेकिन उससे हम भी अगर लाभान्वित होने लगे, जैसे स्वच्छ जल को अपने पीने के लिए उपयोग करने लगे, जो मृदा अपरदन को रोक रहे हैं उससे कृषि करने लगे, और जो पशुओं का जो आवास दे रहे हैं छोटे छोटे कीट कीटाणु को, जिससे परागित फसल हो रहा है, तो ये सब क्या है, हमारे लिए पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं हो जाएगा। एक परिपक्व वृक्ष प्रतिदिन लगभग 275 लीटर ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। यह वृक्ष के प्रकार के आधार पर कुछ भिन्न हो सकता है। एक मनुष्य को प्रतिदिन लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह व्यक्ति की गतिविधि के प्रकार, उसकी ऊंचाई और उसके भार पर निर्भर करता है। तो मतलब एक वृक्ष, एक मोटा मोटी वृक्ष जो है, जितना हमको ऑक्सीजन देता है, लगभग उतना ऑक्सीजन एक मनुष्य एक दिन में ले लेता है। तो मतलब एक वृक्ष पे एक वृक्ष अगर एक मनुष्य पे कम से कम हो तो क्या होगा, हमारे ऑक्सीजन लेने की क्षमता लगभग बैलेंस हो जाएगी। अपने क्षेत्र में नवीकरणीय संसाधनों के प्रकारों का आकलन करने के लिए एक छोटा शोध अध्ययन करें। आप अपने शिक्षक के साथ अपने अध्ययन के भौगोलिक क्षेत्र आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के स्रोतों पे चर्चा कर सकते हैं। तो ये सब भी आप एक छोटा सा रिपोर्ट बना सकते हैं नवीकरणीय संसाधनों पे। अब हम देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन लंबी अवधि में निर्मित होते हैं। जिस अनुपात से हम उनका उपयोग करते हैं, उस अनुपात में उनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज धातुएं जैसे लोहा, तांबा, सोना, ये सब जो हम उपयोग कर रहे हैं, ये अनवीकरणीय संसाधन, ये तुरंत नहीं बनने वाले जिस तेजी से हम कर रहे हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयले के भंडार हैं। हम अपनी बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोयले का खनन करते हैं, परंतु अनुमान है कि भारत में कोयले का भंडार केवल अगले 50 वर्षों तक चल सकता है। अगर कुछ तो ये भी थ्योरी है जो हम आपको बता रहे हैं, जो हायर क्लासेज में पढ़ेंगे आप, कि हमारे यहाँ हो सकते हैं कि ये सब संसाधन हो, लेकिन हम उनका उपयोग भी ना कर पाए, मतलब वो ज़मीन के अंदर ही रह जाए, क्योंकि उनका शोषण दोहन करना मतलब तकनीकी रूप से व्यवहार्य ना हो, आर्थिक रूप से भी व्यवहार ना हो। अगर हम उनका खनन करेंगे, निकालेंगे, जैसे हीरा निकालने के लिए अफ्रीका में लगभग 2 किलोमीटर तक खुदाई कर चुके हैं लोग। 2 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बताया जा रहा है कि कोयले का जो हमारे पास मात्रा है वो 50 सालों तक चल सकता है। हो सकता है कि ये 30 साल तक ही चले, 20 साल के बाद का कोयला तो हम निकाल ही ना पाए, उसको निकालने में इतना प्रदूषण हो जो तकनीकी रूप से व्यवहार्य ना हो, सांस्कृतिक रूप से भी व्यवहार्य ना हो और आर्थिक रूप से भी व्यवहार्य ना हो। जनसंख्या वृद्धि और विकास कार्यों में तीव्रता के साथ बिजली की मांग भी बढ़ रही। जब तक अधिक टिकाऊ विकल्प व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक हमें अपने पास उपलब्ध कोयले का विवेकपूर्वक उपयोग करना हो। अगर हमको जैसे कोई टिकाऊ विकल्प मिल जाए, जैसे अभी न्यूक्लियर की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं, सोलर एनर्जी की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें कोयले पे जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ा कम हो जाए। वे कौन से नवीकरणीय संसाधन हैं जिनका आप प्रतिदिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हैं? जैसे घर में जो खाना बनता है एलपीजी, इसे हम प्रत्यक्ष रूप से प्रतिदिन उपयोग करते हैं, यह अनवीकरणीय संसाधन है। उनके संभावित नवीकरणीय विकल्प क्या है? काफ़ी लंबे हैं, मतलब जीवाश्म सही से मिट्टी के अंदर दबे और उनसे
एलपीजी बने, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बने, ये बहुत ज़रूरी है, इसमें लाखों वर्ष लगे। नवीकरणीय ऊर्जा की ओर अग्रसर होने के लिए हमें कौन से उपाय कर सकते हैं? अब नवीकरणीय विकल्प क्या क्या है? तो जैसे सोलर एनर्जी है, जैसे पवन एनर्जी है, तो ये सब संभावित नवीकरणीय विकल्प है और उसके तरफ हम अग्रसर हो सकते हैं। उसके बहुत सारे उपाय हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण और इसके निहितार्थ। अब प्राकृतिक संसाधनों का वितरण क्या है, कैसे कैसे है और इसका हमारे क्या निहित इसमें अर्थ है। प्राकृतिक संसाधन हमारी पृथ्वी पे या यहाँ तक कि देशों के भीतर भी समान रूप से वितरित नहीं है। यह असमान वितरण मानव बस्तियों, व्यापार प्रतिरूपों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा संघर्षों को भी आकार देते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन जहाँ ज़्यादा होते हैं, जैसे जल, वायु, मृदा जहाँ पे सही है, वहाँ पे मानव बस्तियाँ ज़्यादा बनेगी। जहाँ पे लोहा, तांबा, सोना ज़्यादा हो, लोहा, तांबा, सोना, चांदी ये सब ज़्यादा हो, वहाँ पे व्यापार के कारण बनेंगे। और जहाँ पे ये सब चीज़ें, दोनों चीज़ें मिल रही हो, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी इस पर निर्भर करते हैं। हाल ही में ईरान पे जो अटैक किया गया अमेरिका द्वारा, वह भी उसके संसाधनों पर ही के लिए किया गया, तो संघर्ष को भी निर्मित करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए अनेक युद्ध लड़े गए, आज भी लड़े जा रहे हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आज का ईरान वर्सेस यूएसए और इजराइल। अब देखिए ये दिया गया प्राकृतिक संसाधन कि कहाँ पे क्या है। तो देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला जो एरिया है, ये बॉक्साइट का एरिया है। आप देखेंगे कि अमरकंटक हो गया, कटनी हो गया, बिलासपुर हो गया, ये सब क्या है? बॉक्साइट का एरिया है। ये वाला जो एरिया है और ये वाला एरिया, ये तेल और ये तेल के लिए है, ये भी तेल के लिए है। यहाँ पे तेल और कोयला, मतलब कि हमारे पूर्वी भारत में तेल और कोयला तो दोनों है, लेकिन इधर पश्चिमी भारत, मतलब कि महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है, मुंबई हाई बसीन हो गया, कलोल हो गया, गुजरात और महाराष्ट्र का जो पार्ट है वह तेल वाला पार्ट है। लौह अयस्क ये वाला एक पार्ट पे है जो कर्नाटक के पहाड़ी वाला क्षेत्र है, और दूसरा ये भी है जो झारखंड के पास वाला क्षेत्र है, और ये है जो मध्य भारत में, ये सब जो है लौह अयस्क का क्षेत्र। रत्नागिरी, गोवा, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुरू, कुद्रेमुख ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। चिकमंगलूर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्षेत्र। मयूरभंज हो गया, केंदुझार हो गया, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है लौह अयस्क के लिए। वहीं पे कोयला वाला पार्ट, ये झारखंड वाला पार्ट जो है, झरिया, रानीगंज और बोकारो, कोयला का बहुत बड़ा बेल्ट। कोरबा भी एक बहुत बड़ा बेल्ट है। सिंगरौली भी एक बहुत बड़ा बेल्ट है, इसके पास भी 2-3 गो पावर प्लांट है। नेवेली ये भी इम्पोर्टेंट है कोयला का। और कुछ पार्ट इधर है जो पूर्वी भारत में, जैसे नाहरकटिया, जंजी, ये सब जो है, ये सब डिगबोई तेल का क्षेत्र है। और कुछ वहाँ पे कोयला का भी क्षेत्र है, जैसे मोरान, हगरीजन, माकूम, ये सब। तो ये कोयला, तेल, लौह अयस्क और बॉक्साइट का वितरण को दिखा रहा है। अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो उत्तर भारत की तरफ बहुत कम संसाधन है। ज़्यादातर संसाधन या तो पूर्वी भारत के तरफ है, या तो ये उड़ीसा और झारखंड वाला जो बेल्ट है उसमें है, आंध्र प्रदेश ये सब बेल्ट पे है, या फिर हमारा गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटका ये सब बेल्ट में।
चित्र 1.11 में दिए गए मानचित्र को ध्यान से देखिए। महत्वपूर्ण खनिजों के असमान वितरण पर ध्यान दीजिए। आपके क्षेत्र में किस प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, उनका वितरण कैसे हुआ, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका कौन सा क्षेत्र है, और वहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि वहाँ पे आपका है या नहीं। अगर आप झारखंड के हैं तो आपके बेल्ट में कोयला का भरमार है। अगर आप उड़ीसा के हैं तो कोयला और लौह अयस्क आपके पास दोनों है। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के पार्ट से हैं, ऊपर से थोड़ा सा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, तो वहाँ पे आपका बॉक्साइट का एरिया है। प्राकृतिक संसाधनों के निकट स्थित उद्योग स्थानीय लोगों के लिए, जो प्राकृतिक संसाधन के निकट स्थित उद्योग होते हैं, स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के अवसर सृजित करते हैं। उनके पास बस्तियां विकसित होती है और दूसरों के लिए भी आर्थिक अवसर बढ़ते हैं। जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने वाली आधुनिक सुविधाएं सुलभ होती। हालांकि इन लाभों के साथ अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों ही स्तरों पर मूल्य चुकाना पड़ता है। हमारे पास विश्व भर से ऐसे उदाहरण हैं जहां संसाधन संपन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ऐसी सुविधाओं के लिए अपने घरों से विस्थापित होना पड़ता है। जब बहुत सारे डैम बने हैं, बड़े बड़े डैम बने हैं, जिससे लाखों गांव डूब गए और लाखों लोग विस्थापित हुए। तो इस तरह से प्राकृतिक संसाधन के क्षेत्रों में वहाँ पे खुदाई करने के लिए लोगों को क्या होता है, अपने घरों से विस्थापित भी होना पड़ता है। कुछ मामलों में उनके पावन स्थान संकट में, जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही। बहुत सारे ऐसे सेक्रेड होते हैं वन क्षेत्र, या बहुत सारे ऐसे पवित्र क्षेत्र होते हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं। आज भी पहाड़ों पे बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, जिसके अंधाधुंध दोहन ने लोगों के साथ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दी। जो आज भी समुदाय में रहने वाले परंपरागत लोग हैं, उससे आधुनिक लोगों के बीच में क्या हो रहा है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्राकृतिक संसाधनों की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। मानव ज्ञान और कौशल के संयोजन से वुड स्टील, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, काफ़ी मजबूत भी होता है, जैसे विलक्षण उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, व्यापार ने भारत में बड़े साम्राज्यों के विकास को गति दी थी। व्यापार भी है जो भारत में बड़े साम्राज्य बनने के लिए इम्पोर्टेंट था। जैसे मगध का उत्कर्ष उसके वन के संसाधन लौह अयस्क और हाथी पे ही निर्भर था। अगर उसको लौह अयस्क नहीं मिलता तो उससे अच्छी तलवारें और भाले नहीं बन पाती। देखिए, ये दिखाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी को। इसे चाइना में यरलुंग तत्सगोप कहते हैं, वहीं हम अपने यहाँ इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और जब यह पश्चिम बंगाल में चला जाता है, बांग्लादेश में चला जाता है पश्चिम बंगाल से होते हुए, तो इसे जमुना भी कहते हैं। यह चित्र से ही इसके नामों को आप समझ सकते हैं, यरलुंग तत्संगपो और ब्रह्मपुत्र और जमुना। किन्हीं दो प्राकृतिक संसाधनों का चयन कीजिए। भारत के विभिन्न भागों में उनकी उपलब्धता के विषय में जानकारी एकत्र की। कोई दो को प्राकृतिक संसाधन आप ले लीजिए और उसकी उपलब्धता कहाँ कहाँ है उसको मानचित्र पे अंकित कीजिए। जैसे कोयला और तेल। तेल को आपको पूर्वी भारत और महाराष्ट्र और गुजरात वाला पार्ट है। कोयला में आपका छत्तीसगढ़ भी आ जाता है, झारखंड भी आ जाता है, उड़ीसा भी आ जाता है और आंध्र प्रदेश वाला पार्ट भी है। तो उपलब्धता के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए, उन्हें मानचित्र पे अंकित कीजिए। आप उनके वितरण के बारे में क्या देखते हैं, उनसे जुड़ी आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार की है, तो उसमें हम बहुत कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। उन भागों में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के वर्तमान और भावी पीढ़ियों पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा कीजिए। आज भी देखिए दामोदर वैली जो है काफ़ी गंदी हो गई है, दामोदर नदी। उसका सबसे बड़ा कारण हुगली का गंदा होना, उद्योगों का ही विकास है। वहाँ पे माइनिंग होना जो बहुत सारे नदियों को क्या करती है, एकदम दूषित कर देती है, प्रदूषित कर देती है।
तो ये सब भी वर्तमान के आने वाले भावी पीढ़ियों पर प्रभाव पड़ेगा। और प्रकृति के उपहारों का विवेकपूर्ण उपयोग की विधियां सुझाई। तो प्रकृति के उपहारों का विवेकपूर्ण उपयोग तभी हो सकता है जब हम उसे पुनर्स्थापन और पुनर्जनन करने का मौका दें। प्राकृतिक राजनीतिक सीमाओं पे ध्यान नहीं देती। ऐसा नहीं है कि कोयला मिलेगा तो झारखंड में एक तरफ मिलेगा, उड़ीसा में नहीं मिलेगा, बिहार में नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ पार्ट बिहार में भी हो, कुछ पार्ट उड़ीसा में भी हो, उस बेल्ट पे। इससे राज्यों और देशों के बीच प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को लेकर तनाव उत्पन्न होता है। इसका एक उदाहरण कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के मध्य कावेरी नदी के जल का वितरण। तो ये जो नदियों का जल है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कई राज्यों और कई देशों से होकर गुजरती। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, चाहे सिंधु नदी तंत्र हो जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का कारण बना हुआ। उसी तरह से राज्यों के बीच में कावेरी नदी, और भी बहुत सारी नदियां हैं, वंशदाई नदी, और भी बहुत सारी नदियां हैं जिसमें बहुत सारे जल वितरण को लेकर तनाव उत्पन्न हो रखे। शांति और न्याय संगत वितरण को बनाए रखने के लिए आपसी संवाद और कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यह दोनों इम्पोर्टेंट है कि अगर शांति और न्याय संगत वितरण रखना है तो आपसी संवाद करना भी जरूरी है और कुशल प्रबंधन होना भी जरूरी है। यद्यपि पड़ोसी देशों के मध्य ऐसे समझौते करना सरल नहीं। जैसे सिंधु समझौता आज के डेट में भी हमेशा पाकिस्तान बोलते रहता है कि भारत के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। और उसी तरह से हम ब्रह्मपुत्र को लेके हम चाइना पे बोलते रहते हैं कि उसने ब्रह्मपुत्र की नदी को जल को रोक दिया। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में ऐसे किसी संघर्ष के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो जैसे जल समझौता, ये सिंधु नदी तंत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक क्या है, संघर्ष की स्थिति। अपने अन्वेषण पर कक्षा में चर्चा करें। ये तमिलनाडु में कावेरी नदी पे बना मेटूर बांध, ये मेटूर बांध है जो कावेरी नदी पे बना हुआ है और इसके जल के उपयोग को दर्शाता है। ये तो प्राकृतिक संसाधन अभी तक क्या है, संघर्ष और तनाव और उपयोगिता सब कुछ देख लिए। कब प्राकृतिक संसाधन अभिशाप बन जाता है? प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का होना आर्थिक समृद्धि की गारंटी नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध कुछ क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि और विकास मंद हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे अर्थशास्त्री प्राकृतिक संसाधन अभिशाप या प्रचुरता का विरोधाभास कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ यह है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर होना स्वतः यह नहीं दर्शाता कि कोई देश कितना समृद्ध है। जरूरी नहीं हो कि जिनके पास संसाधन हो वही समृद्ध हो। जैसे जापान, हमारे यहाँ से लौह अयस्क के बहुत सारे क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को लेते हैं और उनसे क्या करते हैं, वे उससे भी उच्च मूल्य की वस्तुओं को निर्मित करते हैं। जब किसी के पास संसाधन हो और उससे सही मूल्य की वस्तुएं ना बना पाए तो क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन का अभिशाप हो जाता है। प्रायः अर्थव्यवस्थाएं ऐसे उद्योग विकसित करने में असमर्थ होती है जो संसाधनों को उच्च मूल्य वाले उत्पादों में परिवर्तित कर सके। अगर आप संसाधनों को उच्च मूल्य में परिवर्तित नहीं करेंगे, उसको विकसित करने में असमर्थ होंगे, ऐसे उद्योग बनाने में असमर्थ होंगे, तो आपके पास प्राकृतिक संसाधन होंगे भी तो भी आप समृद्ध नहीं होंगे, जिसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन का अभिशाप कहेंगे या प्रचुरता का विरोधाभास कहेंगे। इस पुस्तक के उत्तरार्ध का अध्याय उत्पादन के कारण आपको इसकी समझ प्रदान करेगा। जब हम उत्पादन के कारक देखेंगे, सबसे लास्ट अध्याय है, तब हम इसमें फिर से इस पे चर्चा करेंगे, आपको इसकी समझ प्रदान करें। भारत ने अपनी बढ़ती आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु ऐसे उद्योगों के विकास में निवेश करके सामान्यतः ऐसे उद्योगों में के विकास किया है जिसमें निवेश करके इस अभिशाप से अपना बचाव किया है। बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जिसमें हमने अपने संसाधनों को उच्च मूल्य प्रदान किया है।
आपके विचार से विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को सक्षम बनाने के लिए कौन कौन से इनपुट आवश्यक है? यद्यपि संसाधनों के निष्कर्षण और संधारणीयता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती आज भी विद्यमान है। प्राकृतिक संसाधनों को समझना और उनका प्रबंधन एक मूल्यवान प्रस्थान बिंदु है, परंतु मानवीय ज्ञान, सुशासन और रणनीतिक योजना यह निर्धारित करती है कि वे अस्थायी लाभ बनेंगे या अस्थायी अप्रत्याशित लाभ बनेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का दायित्वपूर्ण और विवेकपूर्ण उपयोग मतलब उसका प्रबंधन हम किस प्रकार से करते हैं, मैनेजमेंट क्या है। पृथ्वी पे जीवन को स्थापित रखने हेतु आवश्यक है कि हम प्रकृति का सम्मान करें और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करें जिससे नवीकरणीय संसाधनों का पुनर्स्थापन और पुनर्जनन संभव हो सके। नवीकरणीय संसाधनों का पुनर्स्थापन और पुनर्जनन मतलब कि जो नवीकरणीय संसाधन हैं जिनको बनने में कुछ समय लगते हैं, जिनको हम रिसाइकल होने का टाइम दें तो वो क्या होंगे कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ग्रोथ को हमको सस्टेन कर पाएंगे तथा संभव हो सके तथा अनवीकरणीय संसाधनों का दायित्वपूर्ण एवं न्याय संगत उपयोग हो सके। तो जैसे नवीकरणीय संसाधन है, मान लिया कि वाटर, तो वाटर को शुद्ध होने का मौका दीजिए, उनको इतना कंजम्पशन या इतना पोल्यूटेड मत कर दीजिए कि फिर से वो बन ही ना सके, फ्रेश हो ही ना सके, ताकि वाटर साइकिल एक पूरा कंप्लीट हो सके। और अनवीकरणीय संसाधन है जैसे पेट्रोलियम, तो उसका लिमिट मात्रा में उतना ही खर्च करें जितना आपको ज़रूरत हो, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत हो, न कि ऐसे भी मतलब खर्च करते चले। तो इसी को कहते हैं दायित्वपूर्ण और न्याय संगत उपयोग करना अनवीकरणीय संसाधनों का और नवीकरणीय संसाधनों का पुनर्स्थापन और पुनर्जनन संभव हो सके, इस तरह से करना। इन विषयों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन के कारण प्रदूषण, जैव विविधता की हानि और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई है जो हाल के वर्षों में तीव्रता से घटित हो रही है। तो अविवेकपूर्ण दोहन के कारण क्या होता है? प्रदूषण, जैव विविधता की हानि और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं होता है। तो ये 3 पॉइंट है जिसको आपको याद करना है कि अविवेकपूर्ण दोहन से क्या होगा। जैव विविधता का हानि का क्या मतलब है? पृथ्वी पे जीवन की विविधता में ह्रास। जैसे डोडो पक्षी एक था जो आज के डेट में विलुप्त हो गया, इस तरह से हजारों ऐसे पक्षी, हजारों ऐसे जानवर हैं जो धीरे धीरे समय के साथ विलुप्त हो रहे हैं और उसका कारण है संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन। तो इसलिए कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का दायित्वपूर्ण और विवेकपूर्ण उपयोग और उसका प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। तो जो पहला पॉइंट पढ़े कि नवीकरणीय संसाधनों का पुनर्स्थापन और पुनर्जनन, तो ये इसका क्या मतलब है उसको डिटेल में हम पढ़ते हैं और इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ 2 उदाहरण दिए गए कि किस प्रकार हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उनकी पुनर्जनन क्षमता से अधिक कर रहे हैं। हमारे देश में अनेक कृषक सिंचाई हेतु भूजल का अत्यधिक दोहन करते हैं। अधिकांश राज्यों में जो दोहन है, दोहन का जो अनुपात है वो भूजल स्तर की पुनर्भरण दर से अधिक है। मतलब हम जितना उपयोग करते हैं उससे कम ही उसका क्या होता है, पुनर्भरण हो पाता है। समय के साथ इससे क्या होगा, भूजल धीरे धीरे उसका ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जाएगा और टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल भी नहीं होगा, इकोनॉमिकली एसेसिबल भी नहीं होगा। तो ये जो है प्राकृतिक संसाधन का पुनर्जनन से ज़्यादा दोहन है। तो समय के साथ भूजल की पूर्ति की कमी बढ़ती जाती है।
जिससे भूजल निष्कर्षण का मूल्य बढ़ता जाता है। इकोनॉमिकली क्या हो गया, फिजिबल नहीं रहा, और अंततः जल की अनुपलब्धता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और फिर अंत में क्या होता है कि वो पूरा एरिया क्या होता है, बैरन हो जाता है, वहाँ पे जल उपलब्धि नहीं हो पाता, मतलब बंजर की तरह हो जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि तीव्रता से बढ़ते हमारे नगरों में शीघ्र ही भूजल समाप्त हो जाएगा। इस समस्या के समाधान के लिए भूजल स्तर बढ़ाने का प्रयास आरंभ किए गए हैं। अब भूजल स्तर कैसे बढ़ाएंगे, तो उसके लिए भी वाटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जैसे इस हेतु पारंपरिक जल संचयन की विधियां, पद्धतियां, तालाबों और पोखरों के पुनरुद्धार, जल के अपव्यय को कम करना, जल को प्रसंस्कृत करके उसके पुनरुपयोग जैसी कुछ रणनीतियां अपनाई जा सकती है, जिसको अगर इंग्लिश में बोलें तो वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, और हिंदी में जल का उत्तम प्रबंधन भी उसको कह सकते हैं। तो पारंपरिक तरीके हैं जल संचयन की पद्धतियां, तालाबों और पोखरों का पुनरुद्धार, जल के अपव्यय को कम करना और जल के प्रसंस्कृत करके उसके पुनरुपयोग। ये सब उपाय करके हम भूजल के मतलब कि जो समाप्त हो रहा है उसको हम स्तर को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के अनुचित उपयोग से मृदा क्षरण में वृद्धि हुई है। तो ऊपर एक एग्जाम्पल दिया गया है जल का, नीचे एग्जाम्पल दिया जा रहा है मृदा का। पारंपरिक कृषि पद्धतियों में मृदा को धरती माता का अंग माना गया। गोबर और अन्य प्राकृतिक उर्वरकों के उपयोग, गीली घास पलवार के प्रयोग, बहुफसलीकरण आदि जैसे प्रथाओं ने समग्र मृदा प्रबंधन को संभव बनाया। मतलब मृदा प्रबंधन के लिए हम इतने उपाय कर सकते हैं कि जैसे गोबर और अन्य प्राकृतिक उर्वरक का प्रयोग करें, गीली घास और पलवार का प्रयोग करें, बहुफसलीकरण का प्रयोग करें। इससे क्या होगा, समग्र मृदा प्रबंधन होगा। हमें इन प्रथाओं को सीखना चाहिए और उन्हें वर्तमान परिस्थिति में आगे होने वाले क्षरण से बचाने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। हमें अपनी मृदा को पुनः उपजाऊ बनाने और उसका कायाकल्प करने की आवश्यकता है। तो मृदा और जल, ये दो गो जिसको हम ज़रूरत से ज़्यादा दोहन कर रहे हैं और अनुचित मतलब कि जितना दायित्वपूर्ण और विवेकपूर्ण इसका प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पारंपरिक मेथड में जाना पड़ेगा। जल के लिए भी पोखर, तालाब, ये सब का पुनरुद्धार करना पड़ेगा, और मृदा के लिए भी रासायनिक उर्वरक के जगह पे प्राकृतिक उर्वरक की तरफ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर आगे एक केस स्टडी दिया गया है, भूजल का अत्यधिक दोहन का एक एग्जाम्पल है पंजाब। पंजाब के उपजाऊ क्षेत्रों में एक गंभीर संकट आ गया है। उपजाऊ क्षेत्रों में जहां भूजल संसाधन तीव्र गति से छीन हो जा रहे। पंजाब हरित क्रांति का केंद्र था, जिसने हमारी जनसंख्या के एक बड़े भाग को भोजन उपलब्ध कराया और भारत के खाद्यान्नों के विषय में आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दिया। वर्तमान में वही राज्य संधारणीयता की समस्या का सामना कर रहा है। प्रकृति का दोहन अल्प समय में ही पुनर्जनन से अधिक किया गया है। मतलब जो प्रकृति का जो दोहन है बहुत कम समय में जितना पुनर्जनन होना चाहिए उससे भी अधिक दोहन किया गया। यद्यपि यह चिंता केवल पंजाब तक सीमित नहीं है, अपितु यह कई अन्य राज्यों को भी प्रभावित करती है। 1960 के दशक में कृषकों ने गेहूं और धान की उच्च उपज वाली किस्मों की ओर देखना आरंभ किया। इन्हें पारंपरिक बीजों की तुलना में अधिक जल की आवश्यकता होती थी। कृषकों ने इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भूजल का दोहन प्रारंभ कर दिया। इसके अतिरिक्त निःशुल्क विद्युत की आपूर्ति के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ। यह स्थिति वर्तमान में भी भारत के अधिकांश भागों में व्याप्त है। आधुनिक कृषि तकनीकों के लिए रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग की भी आवश्यकता
थी। इन कारकों का संयुक्त प्रभाव मतलब एक तो उच्च उपज वाली किस्मों का जो गेहूं और धान को बोना, पारंपरिक बीजों की जगह पे उच्च उपज वाली किस्मों को लेना और निःशुल्क विद्युत की आपूर्ति होना और रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के प्रयोग ने ये पूरे सारे मिलके क्या किए, पंजाब के एक बड़े भाग में भूजल स्तर लगभग 30 मीटर की गहराई तक पहुंच गया, जो कृषकों की पहुंच से बाहर है। साथ ही कीटनाशकों और उर्वरकों के रसायन भूजल में घुल गए हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही। अब जितना ज़्यादा हम रसायन और कीटनाशक का उपयोग करेंगे ज़मीन पे, वह धीरे धीरे वर्षा के जल के साथ नीचे सीधे क्या जाएंगे, भूजल में जाएंगे, ग्राउंड वाटर में जाएंगे, जिससे क्या होगा, भूजल में वो घुल जाएंगी कीटनाशक और उर्वरक और उससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होगा और भूजल क्या होगा, पोल्यूटेड हो जाएगा। पंजाब के लगभग 80% क्षेत्र को अति दोहित के रूप में वर्गीकृत किया गया। दूसरे शब्दों में हमने भूजल के पुनर्स्थापना और पुनर्जनन की तुलना में कहीं अधिक अनुपात से जल का दोहन किया है। हम देख सकते हैं कि अल्पावधि के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई। अल्प अवधि के लिए तो हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो गई, परंतु दीर्घकालिक परिणामों को ठीक करने में समय और प्रयास लगेगा। लेकिन ये जो दीर्घकालिक परिणाम जिसके आ रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी और भूजल का क्या होना, खराब होना, पॉल्यूटेड होना, प्रदूषित होना, उसको ठीक होने में बहुत समय लगेगा। ये पंजाब राज्य और चंडीगढ़ का जल स्तर से गहराई का मानचित्र दिया गया। तो देखिए, जो ये ब्लू वाला पार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो 10 मीटर तक की गहराई तक का है, वो क्षेत्र फाजिल्का है, मुक्तसर है, गुरदासपुर है, पठानकोट है, रूपनगर है। ये वाला पार्ट, इस तरह से कुछ कुछ पार्ट ही हैं जो जहाँ पे जल है और बीच बीच में कहीं कहीं पोखर और तालाब है, कपूरथला में, होशियारपुर में। तो इस तरह से कुछ कुछ, अमृतसर में भी थोड़ा बहुत है। तो जल के गहराई स्तर को दिखाया गया है। बाकी जैसे बरनाला हो गया, जहाँ पे जल के स्तर को बुरी तरह से नीचे चला गया, 40 मीटर से भी एभव नीचे चला गया। ये हो गया, ये वाला एरिया हो गया, तो बरनाला हो गया, ये एरिया हो गया। ये सब एरिया काफ़ी, जल का स्तर काफ़ी नीचे चला गया ये सब एरिया में। तो ये एक मानचित्र दिया गया कि किस तरह से जल का स्तर धीरे धीरे काफ़ी नीचे चलता जा रहा है सब जगह पे। अब सीमेंट का उदाहरण लेते हैं। तो हमने भूजल को देख लिया, अब हम सीमेंट के उदाहरण को देखेंगे। सीमेंट के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे घर, विद्यालय, अस्पताल और अन्य भवनों, सेतुओं, मार्गों और हवाई अड्डों सभी को सीमेंट की आवश्यकता होती है। सीमेंट उत्पादन को सबसे अधिक, सीमेंट का जो उत्पादन होता है, सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में से एक माना गया। उत्पादन प्रक्रिया के क्रम में निकलने वाली महीन धूल हमारे और पशुओं के फेफड़ों में प्रवेश कर उन्हें क्षति पहुंचाती है, अलग अलग तरह का रोग भी देता है हमें। पौधों की पत्तियों पर जम जाती है, जिससे उत्पादकता कम हो जाती है। इससे मृदा एवं जल में भी प्रदूषण होता है। अगर यह मृदा पे बैठ गई या जल के एक स्तर पे बैठ गई तो दोनों को प्रदूषित करेगा, और मृदा पे बैठ के यह धीरे धीरे वर्षा के जल के साथ नीचे जाके ये भूजल को भी प्रदूषित करेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सीमेंट कारखानों के लिए दिशा निर्देश बनाए हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदूषण न्यूनतम हो और पूरी तरह से समाप्त हो जाए। इसके अतिरिक्त प्रदूषण कम करने वाली वैकल्पिक सामग्रियों के निर्माण की दिशा में भी प्रयास हो रहे हैं। तो मतलब कि सीमेंट का कौन सा वैकल्पिक उपाय है जिससे प्रदूषण कम हो सकता है, उस सबको भी निर्माण की दिशा में इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया। इनमें पत्थर और मृदा जैसी पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग, नई वनस्पति आधारित सामग्रियों और अनुपयोगी व्यर्थ प्लास्टिक से पुनर्निर्मित सामग्री सम्मिलित है।
इसमें क्या है कि सीमेंट के जगह पे हम पत्थर और मृदा का ज़्यादा उपयोग करें, पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग करें, जैसे बांस हो गया, खरपतवार हो गए, बहुत सारे ऐसे हैं, खजूर का हो गया, जो आज भी देखिएगा गांव में जाइएगा तो फूस का झोपड़ी मिलेगा, तो ये सब का भी उपयोग आप कर सकते हैं। नई वनस्पति आधारित सामग्रियाँ जैसे ताड़ का पेड़ हो गया, अनुपयोगी व्यर्थ प्लास्टिक का भी उपयोग कर सकते हैं। उसका एक सबसे जीता जागता उदाहरण है ऑराविलो अर्थ इंस्टीट्यूट, जो मृदा वास्तुकला के लिए यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है, द्वारा निर्मित एक सामुदायिक भवन है। एक सामुदायिक भवन है जहाँ पे बहुत सारा मीटिंग होता है और लोग यहाँ पे मिलने आते हैं। यह आधुनिक भवन विशेष तकनीकों का उपयोग करके मृदा से निर्मित किया गया। इसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया। ऑराविले अर्थ इंस्टीट्यूट में पारंपरिक सामग्रियों और विधियों को आधुनिक तकनीकी प्रगति के साथ पारंपरिक सामग्री और विधि और आधुनिक तकनीक के साथ संयोजित किया जा रहा है, जिससे ऐसी नई सामग्रियां बनाई जा सके जो संधारणीय हो, उत्पादन की प्रक्रिया कम प्रदूषणकारी हो, स्थानीय रोजगार प्रदान करे तथा उस स्थान की जलवायु को भी ध्यान में रखकर रूपरेखा तैयार की जाए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, एक सीमेंट उद्योग को देखें और एक कृषि के देखें कि भूजल स्तर किस तरह से प्रदूषित हो रहा है और ग्राउंड वाटर टेबल भी नीचे जा रहा है। विरछा आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय वनस्पति विज्ञान है जो पौधों और वृक्षों के अध्ययन और देखभाल पर केंद्रित है। यह शब्द संस्कृत से आया है, जिसमें वृक्ष का अर्थ है पेड़ और आयुर्वेद का अर्थ है जीवन या स्वास्थ्य का विज्ञान। जीवन या स्वास्थ्य का विज्ञान। यह पारंपरिक ज्ञान प्रणाली अनेक सहस्त्राब्दियों पुरानी है। इसे लगभग 10वीं शताब्दी में सुरपाल के वृक्षायुर्वेद जैसे ग्रंथों में औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया। तो ये जो सुरपाल का जो वृक्षायुर्वेद ग्रंथ है, उसमें बहुत सारे 10वीं शताब्दी का मतलब लगभग 901 से 999 के बीच का ये काल है। तो आप आज से सोचिए 1600 साल पहले का है, मतलब लगभग 1100 से 1200 साल पीछे का। इसमें विभिन्न प्रकार की मृदा में उगाए जाने वाले विशिष्ट पौधों के विषय में विस्तृत सुझाव दिया गया, जैसे बीज संग्रह, संरक्षण, रोपण, पूर्व उपचार की जटिल विधियां प्रदान की गई। सिंचाई तकनीकों का विस्तृत वर्णन किया गया और पौधों की प्रजातियों, विकास अवस्था, मौसमी परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न सुझाव दिए गए हैं। यह प्राकृतिक विकर्ष को और एक साथ उगाए जाने वाले पौधों के माध्यम से कीट नियंत्रण की रणनीतियों को निर्दिष्ट करता है। संधारणीय कृषि का यह रूप मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए फसल चक्र और मिश्रित फसल जैसी प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है। वृक्षायुर्वेद मृदा की नमी बनाए रखने के साथ साथ मृदा में कवक, जीवाणु और केंचुओं जैसे जीवों के विकास को सुगम बनाने हेतु मृदा की जुताई के भी उचित तरीकों पर भी सुझाव देता है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यह मृदा का जुताई, बीज, पौधे की प्रजाति, कीट नियंत्रण, फसल चक्र, मिश्रित फसल, ये सारी चीजों को क्या करता है? सिंचाई की तकनीक, ये सब चीजें वृक्षायुर्वेद में क्या है? पूरी तरह से बताया गया है। पौधे की प्रजाति बताया गया है, बीज का संग्रह कैसे करना चाहिए, संरक्षण कैसे करना चाहिए, रोपण पूर्व उपचार कैसे करना चाहिए,
फिर मृदा में क्या करना चाहिए, सिंचाई की तकनीक बताया गया है, पौधे की प्रजातियां बताया गया है, मौसम के अनुसार कैसे कौन सा पौधा लगाना चाहिए, कैसे उनका विकास होगा, प्राकृतिक विकर्ष को मतलब कि जो ऐसा है जो मतलब कि एक दूसरे कीट नियंत्रण जिससे हो सके, मतलब एक पौधे के साथ दूसरे पौधे इस प्रकार से लगाना कि कीट का नियंत्रण हो सके। इतनी चीजों को वृक्ष आयुर्वेद में कंप्लीटली ज्ञान दिया गया। अब आगे देखते हैं कि सिक्किम से एक प्रकरण अध्ययन। सिक्किम में पेमा के परिवार को खेत में महंगे रसायनों के प्रयोग से उत्पादन में ह्रास और बढ़ते ऋण का सामना करना पड़ रहा था। जब राज्य सरकार ने पूरे राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की नीति की घोषणा की, तब पेमा के परिवार ने इसे अपनाने का निर्णय लिया। आरंभ में यह परिवर्तन सरल नहीं था। फसल का उत्पादन घट गया क्योंकि वर्षों से रसायन के उपयोग के कारण मृदा अपनी उत्पादन क्षमता खो चुकी थी, अब उसे पुनः अर्जित कर रही थी। परिवार ने कंपोस्ट खाद का प्रयोग आरंभ किया। नीम और लहसुन से प्राकृतिक कीट निरोधक तैयार किया तथा वर्ष भर में अनेक फसलों का उत्पादन आरंभ कर दिया। लगभग 5 वर्ष बाद पेमा का खेत फल फूल रहा था। वह अपनी इलायची, अदरक और पारंपरिक सब्जियां अच्छी कीमतों पर बेच पा रही थी। 2016 में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साल है कि 2016 में सिक्किम को 100% जैविक राज्य बन गया। उसकी सारी कृषि भूमि जैविक प्रमाणित हो गई। इसके प्रभाव परिवर्तनकारी थे। स्थानीय जैव विविधता फली फूली, लाभदायक कीड़े और पक्षी वापस लौटे। जैविक खेती के मॉडल को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों के कारण पर्यटन में भी वृद्धि हुई। कृषकों की आय में औसतन 20% की वृद्धि हुई, चूँकि जो चीज़ें अब वो उपजा रहे थे और जिससे उनको जैविक फसल का जो 100% मिला था, उससे उनके फसल को ज़्यादा कीमत मिल रहा था। वर्तमान में सिक्किम एक वैश्विक मॉडल के रूप में कार्य करता है, जो दर्शाता है कि एक संपूर्ण क्षेत्र पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों परिणामों में सुधार करते हुए संधारणीय कृषि पद्धतियों को सफलतापूर्वक अपना सकता है। तो कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना, नीम और लहसुन के पेस्ट का प्रयोग करना कीटनाशक के जगह पे, 2016 में सिक्किम को 100% जैविक राज्य बनना और कृषकों की आय में 20% का वृद्धि होना, ये सब जैविक खेती के मॉडल से संभव हो चुका है। संसाधनों का दायित्वपूर्ण और विवेकपूर्ण उपयोग। अनवीकरणीय, ऊपर पढ़े थे हम नवीकरणीय संसाधनों का। अब अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विषय में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इन संसाधनों का उपयोग इस तरह से करें कि ये इतने लंबे समय तक विद्यमान रहें कि मानवता अधिक संधारणीय विकल्प ढूंढ सके। अगर ये ज़्यादा दिन तक संभव होंगे तो कल के डेट में अधिक संधारणीय विकल्प भी ढूंढा जा सकेगा। उदाहरण के लिए हमें यथासंभव अधिक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग की आवश्यकता है। मतलब अनवीकरणीय के जगह पे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की जरूरत है। जैसे देख सकते हैं आप, उपग्रह में चित्र है। राजस्थान में विश्व के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक। यह राजस्थान की वर्तमान आवश्यकता के लगभग 15% को पूरा करने के लिए पर्याप्त विद्युत उत्पन्न करता है। यह एक सोलर पार्क है जो यह दिखा रहा है कि किस तरह से राजस्थान में 15% राजस्थान के विद्युत उत्पादन को पूर्ति करता है, विद्युत की पूर्ति करता है। उसी तरह से रायचूर में कर्नाटक के निकट सौर ऊर्जा पार्क को भी दिखाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का नेतृत्व। भारत और फ्रांस, ये इम्पोर्टेंट है कि भारत और फ्रांस ने 2015 में सौर ऊर्जा के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन
IASC अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को प्रारंभ किया। सौर ऊर्जा के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन इसका पूरा नाम है। इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलर एनर्जी। यह सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रतिबद्ध सूरज की रोशनी से समृद्ध देशों का एक गठबंधन है। यह गठबंधन उन देशों पर केंद्रित है जहां वर्ष भर पर्याप्त धूप उपलब्ध रहती है। भारत ने विकासशील देशों में सौर परियोजनाओं में अरबों डॉलर का निवेश करने में सहायता की है। तकनीकी विशेषज्ञता भी साझा की है और मितव्ययी वित्तपोषण विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। भाड़ला सौर उद्यान भारत की सौर ऊर्जा संबंधी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। एक क्या है? सौर पार्क है भाड़ला, जो सौर ऊर्जा संबंधी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि कैसे एक देश पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से नवीकरणीय विकल्पों की ओर संक्रमण कर सकता है। भारतीयों के लिए यह गठबंधन पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और आर्थिक अवसर दोनों का प्रतीक है। तो ये जो सौर ऊर्जा के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन हुआ है, इससे क्या है, अरबों डॉलर का इसमें निवेश किया जा रहा है। इसमें तकनीकी विशेषज्ञता भी साझा हो रही है, मितव्ययी वित्तपोषण का विकल्प उपलब्ध हो रहा है, और इस तरह से एक है भाड़ला सौर उद्यान जो सौर ऊर्जा संबंधी महत्वाकांक्षाओं का भारत का एक प्रतीक है। इन सभी प्रयासों के साथ हमें यह ध्यान रखना होगा कि जल और स्वच्छ वायु जैसे आधारभूत संसाधनों सहित संसाधनों का वितरण और उन तक पहुंच प्राय समाज के कुछ वर्गों के लिए न्यायपूर्ण नहीं होती। नगरों में अनेक क्षेत्रों में पीने के जल की पर्याप्त और नियमित आपूर्ति नहीं होती है। उद्योगों और जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग से होने वाले वायु प्रदूषण उन लोगों को प्रभावित करता है जो इन संकटों से स्वयं को बचाने में असमर्थ है। हमें प्रकृति के साथ अपने संबंध को स्मरण रखना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पुनर्जनन और संधारणीयता की दिशा में कार्य करना चाहिए। भगवत गीता में लोक संग्रह का उल्लेख है कि सभी को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर सभी की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। क्या अब समय आ गया कि हम इस पर गंभीरता से विचार करें? तो हमारे भगवत गीता में भी यह बोला गया है कि आप क्या करें, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर सभी के भलाई के लिए कार्य करें, और लोक संग्रह का वहाँ उल्लेख किया गया। आगे बढ़ने से पहले प्राकृतिक संसाधन वे पदार्थ और सामग्रियां हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं एवं मानव के लिए क्या है, मूल्यवान है। संसाधनों को वर्गीकृत करने के विभिन्न तरीके हैं। इनमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय उपयोगी श्रेणियां। प्रौद्योगिकी एवं कौशल के विकास में निवेश के माध्यम से संसाधन अभिशाप पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो अगर संसाधन अभिशाप से छुटकारा लेना है तो प्रौद्योगिकी और स्किल, ये दोनों कौशल दोनों जरूरी है। इसमें एक बेहतर निवेश करना ही इस पर नियंत्रण पाने का एक तरीका है। हमें नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की दर के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है। नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की दर भी हमें इस तरह से रखना है कि ताकि उनके पुनर्स्थापन और पुनर्जनन की स्थिति से पहले हम उनका दोहन न कर लें। जैसे भूजल स्तर का घटता स्तर यह बताता है कि हम उसको अतिदोहित कर रहे हैं, जिससे उनका अत्यधिक दोहन न हो। अनवीकरणीय ऊर्जा का विवेकपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग, उनकी उपलब्धता को, अनवीकरणीय ऊर्जा को क्या करना है, विवेकपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना है, ताकि उनकी उपलब्धता को लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम बनाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा इस पूरे चैप्टर को कि किस तरह से प्राकृतिक संसाधन
को हमको उपयोग करना है, कहाँ कहाँ उसका वितरण है और क्या क्या नवीकरणीय अनवीकरणीय, फिर उनको किस तरह से हम मतलब कि जीवन के लिए आवश्यक संसाधन, सामग्री के लिए संसाधन और ऊर्जा के लिए संसाधन के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं, अलग अलग बांट सकते हैं और पारंपरिक तरीकों में किस तरह से हम जा सकते हैं। तो ये जो ऊपर जो कोटेशन है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको बार बार पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। इसमें सब कुछ पूरे अध्याय का सार निहित है। तो चलिए हम अगला अध्याय देखेंगे। यह ज्योग्राफी का एक ही चैप्टर इस पूरे किताब में दिया गया, और जब हम इसका अगला अध्याय जो देखेंगे वह है इतिहास का भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। यह इतिहास का पहला चैप्टर है और इतिहास के अंतकाल में कालखंडों पर एक टिप्पणी भी है इसमें, और इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो भी हम प्रयास करेंगे कि किसी वीडियो में हम लाने का प्रयास करेंगे।